हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 11 है आपका एफएमबीडीए का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। उसका आईसीएमएआई ने जून 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 रिलीज किया है, आज हम उसका सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो है स्पेसिफिकली सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 रिलीज किए, जिसमें पेपर नंबर 11 एफएमबीडीए का भी रिलीज किया। अगर मैं बात करूं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, अगर आपने उसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एमक्यूपी जून 2025 जो है उसमें एमक्यूपी सेट 1 का भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, और इवन बाकी जो सब्जेक्ट मैं टीच करता हूं उसके भी सॉल्यूशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर बार एग्जाम से पहले हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए आते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके बाद हम आपके लिए जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर होंगे उनके सजेस्टेड आंसर्स हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो एफएमबीडीए का मैराथन जो है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए एफएमबीडीए मैराथन, और वहां पे आप बेनिफिट ले सकते हो। और इवन साथ में आप जो मैराथन के नोट्स हैं वो हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। एफएमबीडीए की भी टेस्ट सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं जून 2025 के लिए, तो उसका भी अगर आपने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया है तो ले सकते हो। उसका बेनिफिट भी आप हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ही ले पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एग्जाम के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। जो पैटर्न मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का था, जो मॉडल जो आपका पैटर्न दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023, सर जो पैटर्न आपका एग्जाम का चल रहा था सेम पैटर्न पे इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी सेट 2 रिलीज किया है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट जून 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं किसी तरीके का एग्जाम पैटर्न चेंज करने के मूड में नहीं है। तो इसी सीक्वेंस में सेक्शन ए में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिख जाता है, जिसमें आपको दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कुछ थ्योरी तो कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। पॉइंट नंबर 1, ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी मेड रिस्कलेस। रिस्कलेस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पोर्टफोलियो का जीरो कर दिया जाए। इफ द सिक्योरिटीज आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड, द सिक्योरिटीज आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। सर अगर सिक्योरिटी जो होती है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड होती है तो दो सिक्योरिटीज के बीच में आप प्रोपोर्शन मेंटेन करके कि ये प्रोपोर्शन होगा तो रिस्क लेस बना सकते हो, आप उसको जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हो। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड, इन फाइनेंस blank is the risk that a given security or asset cannot be traded quickly enough in the market to prevent a loss or make the required profit। सर आप क्विकली ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आप क्विकली ट्रेड नहीं कर पाओगे तो ये लिक्विडिटी इश्यू है, तो दैट विल बी सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लिक्विडिटी रिस्क। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को इमीडिएटली नहीं बेच पाऊंगा तो इसका मतलब लिक्विडिटी रिस्क है वहां पे। पॉइंट नंबर 3, which of the following is not a spontaneous source of short term fund। सर इनमें से spontaneous source of short term fund कौन सा नहीं है? ट्रेड क्रेडिट है, accrued expense है, provision for dividend। सर सी will be your correct answer, provision for dividend जो है वो source of short term fund नहीं है। सी will be your correct answer, मतलब spontaneous source of short term fund नहीं है। पॉइंट नंबर 4, नया क्वेश्चन देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं। An analyst applied the DuPont system to the following data of a company: equity turnover है 4.2, net profit margin है 5.5%, total asset turnover है 2, dividend payout ratio 30%, the company's rate of return on equity बताओ। तो क्वेश्चन आपसे रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ DuPont जानना चाहते हैं।
देखो डू पॉइंट में रिटर्न ऑन इक्विटी का मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात करूं तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। सर हम रिटर्न ऑन इक्विटी जब डू पॉइंट के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाई एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाई इक्विटी मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो जब आप डू पॉइंट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, डू पॉइंट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आरओई कैलकुलेट करते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके पास गिवन है 5.5%। 5.5% लिख दूं तो इट विल बी 0.055 एक तरीके से परसेंटेज की टर्म में। एसेट टर्नओवर आपके पास गिवन है 2। अब मुझे चाहिए इक्विटी मल्टीप्लायर। क्वेश्चन में इक्विटी मल्टीप्लायर नहीं, इक्विटी टर्नओवर गिवन है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हो सकता है इक्विटी मल्टीप्लायर और इक्विटी टर्नओवर सेम हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। एक्चुअल में जो इक्विटी मल्टीप्लायर होता है, अगर ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सर क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी टर्नओवर, इक्विटी टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट टर्नओवर। इक्विटी टर्नओवर अपॉन में एसेट टर्नओवर, इक्विटी टर्नओवर अपॉन में एसेट टर्नओवर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपको इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इक्विटी टर्नओवर है 4.2, एसेट टर्नओवर है 2, तो आपका इक्विटी मल्टीप्लायर आएगा यहाँ पे 2.1, 2.1। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे। 0.055 दैट इज 5.5% इंटू 2 इंटू 2.1, क्या आएगा आपका 0.231 दैट इज 23.1%। ये एक नया एमसीक्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहां पे आपको इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिफ्थ, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज बिलोंग टू। सर रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं रिटर्न की, तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, द शेयर्स ऑफ ए टेक्सटाइल कंपनी आर सेलिंग एट ₹20 पर शेयर। P0 पता लग गया आपको, 20 रुपए का। द फर्म हैड पेड ₹2 पर शेयर डिविडेंड लास्ट ईयर। सर अगर लास्ट ईयर की बात चल रही है तो ये D0 गिवन है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली 5% पर ईयर। ग्रोथ दी है आपको 5% की। कहते हैं डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर ग्रोथ रेट को 8% कर दिया जाए तो सर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे के की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। D1 की मैं बात करूं तो 2 रुपए अगर आपका D0 था और 5% की ग्रोथ है तो 2 रुपए 10 पैसा आपका D1 आ गया। डिवाइड बाई मार्केट प्राइस चल रहा था 20 रुपए का, और ग्रोथ की मैं बात करूं तो ग्रोथ थी 5%। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.155, मतलब 15.5%। 2.1 अपॉन में 20 प्लस 0.05, सर 15.5% आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 15.5% के ही रखना है। डिविडेंड ग्रोथ रेट चेंज हो गया, 8% हो गया, तो 2 रुपए में अगर 8% ऐड करोगे तो अब डिविडेंड हो जाएगा D1 2.16। अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है, दैट इज P0, और ग्रोथ है आपकी 8% की। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका P0 पता लगेगा जो कि 28.8 आ रहा है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सेम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 4 ऑप्शन गिवन है। सिंपल सी मैं बात करूं, ये जो 4 ऑप्शन गिवन है मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पाया। सर देख लो, मैं कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंगली बता देता हूं, बाकी किसी को अगर कोई किसी भी तरीके से इनमें से कोई आंसर कैलकुलेट कर पा रहा है तो जरूर जरूर कमेंट में लिखना। वाई कंपनी लिमिटेड इश्यूज 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%। 12% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रीमियम पे आप इश्यू करोगे, बट रिडीम करोगे एट ए प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद 20% पे रिडीम कर देंगे। ठीक है सर, इश्यू हो रहा है 110 पे, रिडम्पशन कर रहे हो 120 पे। द कंपनी पेज अंडर राइटिंग कमीशन, द कंपनी पेज अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। कंपनी 5% अंडर राइटिंग कमीशन भी पे करती है, ठीक है।
इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%, सरचार्ज है 2.5% और एजुकेशन सेस है 3%, तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर है 12 रुपए का। प्रेफरेंस शेयर तो 100 रुपए का 12% 12 रुपए है। इस पे लेकिन टैक्स भी है, डिविडेंड पे टैक्स है। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 12.5% का रेट है। सरचार्ज लगाओगे 2.5%, तो 12.5 पे जब 2.5% लगाओगे तो ये बन जाएगा 12.81। फिर दोनों अमाउंट पे जब एजुकेशन सेस लगाओगे 3%, तो प्लस 3%, ये बन जाएगा सर राउंड ऑफ में 13.2%, क्योंकि टैक्स तो ऐसे ही लगेगा ना, 12.5 प्लस 2.5% प्लस 3%, तो ये आएगा 13.20% राउंड ऑफ में। 12 रुपए का आपका डिविडेंड है, जिसमें से 13.2% अगर आपका टैक्स चला गया, तो सिंपल सी मैं बात करूं 12 इंटू, अब दिया हुआ है टैक्स तो लेना पड़ेगा, माइनस 0.132, मतलब 13.2% टैक्स माइनस हो जाएगा, प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू आपकी 120 होगी, माइनस आपके पास नेट प्रोसीड क्या आएगी सर, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो 110 हो गया, लेकिन 110 में से 5% आपका चला जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन, तो आपके हाथ में आएगा 104.5 डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ पीरियड्स होल डिवाइडेड बाई 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कहानी आती है बनके तो मेरा ये आ रहा है 12.04%, में बात करूं तो मेरा तो ये 12% के आसपास आ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है सेवंथ का, इंस्टीट्यूट ने सेवंथ का जो आंसर दिया है वो दिया है ए। सेवंथ का इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो दिया है ए, दैट इज 14.86%। तो मैं ये 14.86% नहीं कैलकुलेट कर पा रहा। अगर मैं ये टैक्स वगैरह कंसिडर ना भी करूं, अगर मैं टैक्स वगैरह कंसिडर ना भी करूं, तो भी उस सिचुएशन में जो मेरा आंसर है वो 13.45 आता है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई टैक्स इग्नोर कर दूं, टैक्स इग्नोर कर दूं, हालांकि करना नहीं चाहिए, गिवन है क्वेश्चन में लेना चाहिए, बट अगर इग्नोर भी कर दूं तो भी ये आंसर जो है वो 13.45 आ रहा है। तो कोई सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही जिसमें आंसर जो है वो 14.86% आए। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सोर्स से अगर इसका आंसर 14.86% लेके आ पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करना, ताकि हमें भी एक आइडिया लगे कि इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश करी होगी। हालांकि इंस्टीट्यूट को एमसीक्यू क्वेश्चन में भी वर्किंग देनी चाहिए, ताकि कोई डिफरेंट तरीके की अगर उन्होंने वर्किंग करी है तो अपने को पता होना चाहिए कि वर्किंग सर इस तरीके से चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मुझे लग रहा है शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। नेक्स्ट 8th, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ए प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो 8 लाख है, यूजफुल लाइफ है आपकी 4 इयर्स की, पेबैक पीरियड आपका 2.855 ईयर, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताओ क्या है? तो सर सिंपल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो अगर आपको पेबैक पीरियड पता है 2.855, तो आप इजीली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो तो 8 लाख गिवन ही है। तो ये आपका आंसर आ गया 2.855 इंटू 8 लाख रुपए, 22,84,000, 22,84,000। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 9th जो है, कहते हैं एबीसी लिमिटेड हैज एन एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ऑफ ₹8 लाख फॉर ए 1 मंथ पीरियड। ये आपका एक महीने का 8 लाख रुपए का कैश पेमेंट आपको करना है, तो ए में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, एंड द पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ओवर द पीरियड। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रहेगी पर ट्रांजेक्शन 250 रुपए, टी पता लग गया आपको, एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी है 12% का, ठीक है। कैलकुलेट द ऑप्शन, कैलकुलेट द ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज। अब देखो यहां पे बोल तो दिया इन्होंने कैलकुलेट द ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज, सर लेकिन पूछ कुछ और रहा है। ये ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज नहीं पूछ रहा, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछ रहा है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हो। तो आप सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नो डाउट
ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज कैलकुलेट कर लोगे अंडर रूट में 2 इंटू ए की मैं बात करूं तो 8 लाख रुपए जो है 8 लाख रुपए जो है वो मंथली है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू टी मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन 250 रुपए डिवाइड बाय इंटरेस्ट का रेट है 12%। जब इसको सॉल्व करें तो ये 2 लाख रुपए आता है। मतलब 2 लाख रुपए जो है वो आपका ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन का साइज है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट गलत है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पूछे जा रहे हैं आपसे। सर 8 लाख रुपए जो है वो आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है और 2 लाख रुपए के आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको जो ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन्स करने चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो करने चाहिए 4। क्यों? 8 लाख की डिमांड है, हर ट्रांजेक्शन 2 लाख का होगा तो महीने में आपको 4 ट्रांजेक्शन करने हैं और इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर 9th का सी ही दिया है। तो ये ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज नहीं, ये नंबर ऑफ ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन पूछना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने करें हम एक महीने में। तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में प्रिंटिंग मिस्टेक है। बस इसी चीज को देखकर कि और भी कहीं चीजों में थोड़ा सा प्रिंटिंग लग रही है दिक्कत, तो बस इसी बात को सोच के मुझे लग रहा है कि 7th में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो कहाँ पे है वो फाइंड आउट नहीं हो पा रही। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर बाई चांस कोई भी किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल पाए 14.86 तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सिंपल। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का, कैश सेल्स है 5 लाख की, एवरेज रिसीवेबल है 6.5 लाख के। तो बताओ सेल्स की अमाउंट क्या होगी? तो सर सबसे पहले तो आपके पास गिवन है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स। एवरेज कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय 12 भी। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2, एवरेज डेटर्स जो है, एवरेज रिसीवेबल्स जो है वो 6.5 लाख गिवन है आपके पास। तो यहां से आप इजीली सबसे पहले अपनी क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आप अपनी क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी? सर ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी हमारी 39 लाख, 39 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए जो आपकी कैश सेल्स है। तो 39 लाख रुपए क्रेडिट सेल्स है, 5 लाख रुपए आपकी कैश सेल्स है, तो आपकी टोटल सेल्स कितनी आ गई? 44 लाख। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th, which of the following does not affect कैश फ्लो प्रपोजल? सर इनमें से कैश फ्लो प्रपोजल को कौन सा पॉइंट अफेक्ट नहीं करता? साल्वेज वैल्यू, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, टैक्स रेट चेंज और डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो सर कैश फ्लो के टाइम पे मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का हमारे लिए कोई रोल नहीं है, बाकी तो सब कुछ ही हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट 12th, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, if the share price of a firm is 43, P0 तो गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%। सर अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो रिटेंशन रेशियो विल बी 40%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही रहेगा 9%, आर रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 12%, नंबर ऑफ शेयर्स 12,000 है। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो सर नेट प्रॉफिट में निकाल सकता हूं अगर मुझे ई पता लग जाए तो आपका गॉर्डन का फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी अपॉन में के ई माइनस बी इंटू आर, यही होता है। आपको P0 गिवन है 43, आप यहां से E कैलकुलेट कर पाओगे, E इंटू 1 माइनस बी दैट इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो 40% डिवाइडेड बाई के है आपका 9% माइनस बी है आपका 40%, आर है आपका 0.12। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सर ये डिनोमिनेटर बन गया आपका 0.4 इंटू 0.12 0.048, 0.09 माइनस 0.048, डिनोमिनेटर आ गया मेरा 0.042 और न्यूमरेटर हो गया मेरा 0.6 दैट इज इक्वल टू 43, दैट इज इक्वल टू 43। तो 43 इंटू 0.042 और डिवाइडेड बाई 0.6, सर ये आ गया 3.01। तो ई आ गया मेरा 3.01 और नंबर ऑफ शेयर है 12,000, तो मल्टीप्लाई कर दिया 12,000 शेयर से 36,120 रुपए। 36,120 विल बी योर प्रॉफिट। 3 रुपए 1 पैसा आपका ईपीएस आ गया, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका टोटल प्रॉफिट पता लग जाएगा। इसके बाद 3 एमसीक्यू दे दिया आपको फ्रॉम
बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में से क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्क्रिप्टिव डेटा may be deciphered as descriptive data may be deciphered in the form of qualitative information. Sir, A will be your correct answer. Next, 14, binomial distribution applied to attribute that are categorized into three mutually, sir three तो नहीं होते, दो ही होते हैं, that are categorized into two mutually exclusive and exhaustive classes. B will be your correct answer. और लास्ट 15th है, which of the following is or are the techniques of data mining. तो सर डेटा माइनिंग में एसोसिएशन रूल्स भी होते हैं, न्यूरल नेटवर्क भी होता है, डिसीजन ट्री भी होता है. डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. तो दीज आर द 15 एमसीक्यू, जिसमें कुछ एक एमसीक्यू मुझे काफी अच्छे लगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक मुझे ये इक्विटी टर्नओवर वाला, डू पॉइंट वाला. तो ये दो एमसीक्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिए हैं, कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करनी पड़ रही है यहाँ पे. इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ जाते हो तो सेक्शन बी में भी किसी तरीके का कोई चेंज है नहीं सर. 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं. अगर आप एफएमबीडीए की क्लासेस सर्च कर रहे हो बेस्ट क्लासेस नॉमिनल प्राइसेस पे, तो आप हमारी एफएमबीडीए की क्लासेस बाई कर सकते हो. अगर आपको मोबाइल के लिए क्लासेस बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा. मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल ऐप में जाके आप एफएमबीडीए की क्लासेस बाई कर सकते हो. इमीडिएट एक्टिवेशन है, जैसे ही आप क्लास बाई करोगे इमीडिएट आपकी क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी. और अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी में क्लासेस देखनी है तो उस सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिल जाएगा. वेबसाइट पे जाइए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा. आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का जो ऑप्शन है वो भी अवेल कर सकते हो. और इवन मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन जो है उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो. हम कम से कम मिनिमम 1 मंथ वैलिडिटी के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और मैक्सिमम तो आप जितना लेना चाहें उतनी वैलिडिटी के लिए क्लासेस आप बाई कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट ए आपको एफएम में से तो पार्ट बी आपको बीडीए में से दे दिया. सेकंड ए, इंटरप्रेट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई. कहते हैं आरबीआई के पास जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती है उनकी कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है. तो सर काफी सारी होती है, लाइक एसेट फाइनेंस कंपनी हो सकती है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, लोन कंपनी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो सकती है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए डेट फंड भी आप रजिस्टर करा सकते हो. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज ए फैक्टर्स भी हो सकती है. मॉर्गेज गारंटी कंपनी एमजीसी भी हो सकती है. और एनबीएफसी दैट इज नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है. तो एनबीएफसी की काफी सारी कैटेगरीज होती है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है. एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई भी प्रोग्राम है तो. क्योंकि नॉर्मली तो मैं एफएम जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चन के लिए सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सर आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 क्वेश्चन आपको प्योर और 100% प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं, और आपको 7 में से 5 ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं. जिसकी वजह से मेरा सजेशन तो यही रहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट शुड बी स्किप्ड, आप उनको स्किप करो और क्वेश्चन नंबर 3 to 7 करो. और कोशिश रहे आपकी कि किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो हम एफएम में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के जाएं. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान दे सकते हैं. और उसके लिए तो आप हमारा जो एमसीक्यू बैंक है जो हमने एफएमबीडीए का यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है वो करके जा सकते हो. और इवन आपको ज्यादा करना है कुछ तो आप हमारी स्ट्रेटजी देख लीजिए कि सर क्या क्या करना चाहिए हमको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्ट्रेटजी में पूरा का पूरा हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. इसके बाद बी पॉइंट की बात करें तो बी दे दिया आपको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में से
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग along with its techniques। सर प्रोसेस बताओ डेटा माइनिंग की क्या है और टेक्निक्स भी बताओ। तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेटअप करने हैं, देन डेटा प्रिपेयर करना है, देन मॉडल बिल्डिंग, पैटर्न माइनिंग, इसके बाद रिजल्ट इवेल्युएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो एसोसिएशन रूल्स पीछे एमसीक्यू में गिवन ही थे, न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्री और के नियरेस्ट नेबर, KNN एल्गोरिथम। तो सर ये चार पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहां पे लिखने हैं इन डेटा माइनिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख जाते हैं। पार्ट ए जो है वो रेशियो एनालिसिस में से गिवन है और पार्ट बी जो है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से गिवन है। बिल्कुल सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3A, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल सी बात ये है। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.75, करंट रेशियो है 2.50 और लिक्विड एसेट्स आपका 1.50। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है और करंट रेशियो गिवन है, तो आप यहां से इजीली अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आओ देखते हैं सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट का। सर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल जो है वो 1,20,000 है और फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप करंट लायबिलिटी को x एज्यूम करते हो तो करंट एसेट विल बी 2.5x और वर्किंग कैपिटल विल बी 1.5x। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5x करोगे तो आपको x मतलब करंट लायबिलिटी 80,000 रुपए पता लग जाएगा। करंट लायबिलिटी आपको 80,000 पता लग जाएगा, उसका 2.5 गुना आपका करंट एसेट्स है, तो इसका 2.5 गुना आपका करंट एसेट है, तो 2 लाख रुपए आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। 2 लाख रुपए आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी है आपकी 80,000, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है 20,000, तो इसका मतलब 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो अदर करंट लायबिलिटी के नाम से यू कैन से सर 60,000 है ना। करंट लायबिलिटी 60,000 रहेगी और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 20,000 रुपए रहेगा। इसके बाद अगर आप बात करो तो आप लिक्विड रेशियो की हेल्प ले सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे आपके पास लिक्विड रेशियो गिवन है 1.5, लिक्विड रेशियो आपके पास गिवन है 1.5, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, ये आपके पास गिवन है 1.5। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको सॉल्व किया जाए, सर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको यहाँ पे स्टॉक पता लग सकता है, आपको यहाँ पे स्टॉक पता लग सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात क्या है, करंट एसेट जो है, करंट एसेट कितनी है आपकी, करंट एसेट्स तो सर हमने ऊपर निकाली थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और यहां पे आप क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, क्विक एसेट्स अपॉन में एक तरीके सिंपल सी मैं बात करूं, आप अप्लाई कर रहे हो 1.5 इज इक्वल टू करंट एसेट 2 लाख माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज 80,000 थी, जिसमें से बैंक ओडी चला गया 20,000। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका स्टॉक पता लग जाना है। सिंपल सी बात तो ये थी। सर 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए आपको स्टॉक पता लग गया। तो जो करंट एसेट्स था, जो करंट एसेट था 2 लाख, उसमें 1,10,000 स्टॉक है, तो बाकी बचा हुआ आप अदर करंट एसेट्स लिख देना। इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, चलो वो तो बात की बात। आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटर फंड, और प्रोप्राइटर फंड होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटर फंड। ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करिए। बाकी सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटर फंड, और प्रोप्राइटर फंड होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सर प्रोप्राइटरी रेशियो अपने पास गिवन था 0.75, तो यहां से आप अपना फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो गिवन था 1,20,000। इसको सॉल्व कर लो सर, इसको सॉल्व किया तो यह आया 0.75 FA
प्लस 90,000 इज इक्वल टू एफ ए आ गया आपका 90,000 डिवाइड बाई 0.25 हो गया 3,60,000। फिक्स्ड एसेट आ गया सर 3,60,000। जैसे ही आपका फिक्स्ड एसेट आया, जैसे ही आपका फिक्स्ड एसेट आया 3,60,000 और आपको करंट एसेट 2 लाख पता थी, उसका बाइफिकेशन ये था कि स्टॉक एक 10 और क्विक एसेट 90 है, आपको आपकी टोटल एसेट पता चल गई 5,60,000। जब लाइबिलिटी साइड में आया तो हमें करंट लाइबिलिटी पता थी 80,000 की, जिसमें 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर करंट लाइबिलिटी आपका 60,000 है, और क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 गिवन था ऑलरेडी, तो आपका बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो कैलकुलेशन में सिंपल रहो, कैलकुलेशन जितना सिंपल करोगे फॉर्मूला अप्लाई करके उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। इसके बाद अगर 3B की बात करें तो 3B जो है दैट इज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी as on 31st March 2024 and 25 are given below। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है। सर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2025 कंपनी ने एक तो मशीन बेची है, तो मशीन से रिलेटेड जो है वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये भी एसेट से रिलेटेड है, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। सर सिंपल सी बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर, इससे रिलेटेड आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो याद रखेंगे कि इनसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 14,40,000 से 1920 हो गया और इसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सिंपल सी बात है 14,40,000 19,20,000 माइनस 14,40,000 4,80,000 का इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिख सकते हो आप 4,80,000। कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ये 48,000 का कैपिटल रिजर्व है। कहां से आया सर? तो क्वेश्चन में यहां पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो सर इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट कमाया है आपने वो ये कैपिटल रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट कितना बेचा है आपने? तो इन्वेस्टमेंट आपका 4,80,000 से 384 हो गया। 96,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं जिसपे 48,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो 1,44,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का सेल है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 1,44,000 रुपए आ जाएगा। सिंपल, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जनरल रिजर्व 8,16,000 से 9,60,000, तो 960 माइनस 816 ट्रांसफर टू रिजर्व है 144, दैट शुड बी एड बैक इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हो जाएगा आपका 1,44,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप स्टार्टिंग में कंसीडर करोगे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3,60,000 माइनस 2,88,000, 72,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पे ऑपरेटिंग में लिख लोगे। डिबेंचर्स, सर 9,60,000 के डिबेंचर थे जो 6,72,000 के रह गए, तो 9,60,000 माइनस 6,72,000, 2,88,000 के डिबेंचर आपने रिडीम किए, 2,88,000 के आपने डिबेंचर रिडीम किए। और क्वेश्चन ने कहा है कि रिडम्पशन जो किया है वो 105 पे किया है, 100 रुपए का डिबेंचर 105 पे रिडीम कर रहे हो, तो 30% रिडीम किए, तो 30% तो वो अपने आप ही आ गया। 9,60,000 और 6,72,000 का डिफरेंस आप देखोगे तो ये 30% का डिफरेंस है। 105 पे रिडीम किए तो वी कैन से 5% प्रीमियम है, 5% प्रीमियम है। तो सर पहली बात तो ये 14,400 का तो प्रीमियम है, एड बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 14,400। पे कितना किया आपने? तो सर पे हमने किया 9,60,000 माइनस 6,72,000, 2,88,000 की तो फेस वैल्यू थी, 5% प्रीमियम ऐड करने के बाद 3,02,400 रुपए आपने पे किए हैं, तो 3,02,400 रुपए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। इसी के साथ आप इसका इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, 6,72,000 लास्ट में वैल्यू है, तो 6,72,000 का 9%, 60,480 जो है दैट विल बी इंटरेस्ट पेड। और इसके पीछे हमारी एजम्पशन ये है कि हमने जो रिडम्पशन किया वो एट द बिगिनिंग ही कर दिया, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इट इज प्रिज्यूम्ड
दैट 30% डिबेंचर हैव बीन रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसी वजह से हमने जो क्लोजिंग वैल्यू है उस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया। डिबेंचर की भी कहानी खत्म। सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में 40,000 का इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट में, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आपका प्लस हो जाएगा 40,000 रुपए का। सिमिलरली 8,000 रुपए का इंक्रीज इन बिल्स पेबल ऐड हो जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड को लेकर नीचे तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सी बात है, इस साल का प्रोविजन क्रिएट कर दो और पिछले साल का पेड कर दो। तो इस साल का जो प्रोविजन क्रिएट करोगे 170 टू 800, लेकिन साथ में ये भी चलो 170 टू 800 का प्रोविजन तो क्रिएट कर दो, एड बैक कर लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 170 टू 800। पिछले साल का पेड तो करोगे 144, लेकिन यहाँ पे अनपेड डिविडेंड भी है 19,200 का, तो 1,44,000 में अनपेड है अगर 19,200 का, तो आपने पेमेंट तो 1,24,800 का ही किया है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड शो कर दो 1,24,800। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स को लेकर भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस साल का प्रोविजन एड बैक कर लो 4,08,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4,08,000 एड बैक कर लो, और पिछले साल का जो प्रोविजन था 4,32,000 उसको टैक्स पेड कर दो, 4,32,000 टैक्स पेड कर दो। एसेट साइड में आता हूं तो फिक्स्ड एसेट आपकी 38,40,000 थी, 38,40,000 थी। क्वेश्चन ने कहा हमने एक मशीन सेल कर दी है जिसकी कॉस्ट थी 240 की, तो -240 की आपने एसेट सेल कर दी है, तो 36 लाख रुपए रहना चाहिए था। लेकिन साथ में आप कहते हो कि 60,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट जो है वो हमने राइट ऑफ भी कर दी है, तो -60,000, तो आपकी 35,40,000 रुपए की कॉस्ट दिखनी चाहिए थी, लेकिन दिखाई दे रही है 45,60,000 की। 10,20,000 रुपए का आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, 10,20,000 का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसकी वर्किंग अगर आप देखना चाहो तो वर्किंग आप यहां पे देख सकते हो, वर्किंग यहां पे गिवन है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना हुआ है, पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट यहां पे बनाया हुआ है। ओपनिंग था 27,36, ये यहाँ पे डायरेक्ट WDV के हिसाब से ही लिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे पूरा पूरा WDV के हिसाब से ही लिया है। 27,36,000 रुपए आपकी WDV थी, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे लिख दिए कि सर बेचकर 1,20,000 आया, लॉस हुआ था आपको सेल्स पे, लॉस आपको सेल्स पे कितना हुआ दिखा देता हूं। सर 1,20,000 रुपए में आपने मशीन बेची है, 240 की थी, 84,000 रुपए डेप्रिसिएशन था, तो 240 -84, तो इसकी बुक वैल्यू 1,56 थी, जिसको आपने 1,20 में बेचा, तो आपको 36,000 रुपए का लॉस हुआ। तो ये 36,000 रुपए का यहाँ पे लॉस है। ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा। ये 36,000 रुपए का जो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये यहाँ पे आके ऐड बैक हो जाएगा। और आपने जो एसेट बेची है 1,20,000 में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस विल बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 1,20,000 रुपए प्लस में आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा पूरा आपको अकाउंट दिखा देता हूं। डेप्रीशिएशन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4,20,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आपने लगाया, तो बाई डेप्रीशिएशन लिख दिया 420, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये 4,20,000 रुपए जो है वो आप ऐड कर लोगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। इसके बाद फिक्स्ड एसेट अकाउंट को और आगे देखें तो आप देखोगे कि आपने 12,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ करी थी। 12,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट जो राइट ऑफ करी है वो भी तो आपका लॉस है, लॉस है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे 12,000 रुपए फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ, 12,000 रुपए फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ, क्योंकि लॉस ही तो है ये 12,000 पूरा का पूरा। आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो गिवन थी 31,68,000 की, 31,68,000 की, तो अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 10,20,000। अदरवाइज मैं सीधा सीधा यहाँ पे केवल कॉस्ट बेसिस पे भी बहुत इजीली 10,20,000 रुपए की कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप कैलकुलेट कर लो, 10-20 आना चाहिए। इसके बाद और आगे बढ़े तो सर फिक्स्ड एसेट का काम हो गया, डेप्रिसिएशन का काम हो गया, और ये 1,20 भी शो कर दिया है, ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया है, और यहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट की मैं बात करूं तो 12,000 रुपए का ये फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ भी हो चुका है। ये तो सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट ही हम कंसिडर कर चुके हैं।
तो बस बैलेंस शीट के आइटम देख लो। और डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए, माइनस में आ जाएगा 2 लाख रुपए, माइनस में आ जाएगा इंक्रीज इन डेटर्स 2 लाख रुपए। इसके अलावा स्टॉक भी आपका बढ़ गया है 44,000 का, तो इंक्रीज इन स्टॉक आ जाएगा 44,000 का। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई होगी फिगर, ये यहाँ है, और ये इंक्रीज इन स्टॉक 44,000 नेगेटिव में यहाँ पे। कैश तो बाद में आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया आपने 48,000 का, एड बैक कर लो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो 48,000 का एड बैक कर लो। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी एड बैक कर लो, क्योंकि पीछे हमने पेड तो कर दिया था, बट यहाँ पे ऐड करना रह गया था। और ये 48,000 क्या आ गया? ये सर 48,000 कोई फिगर है नहीं भाई, मिस्टेक। ये 40 और 8 48 का डिफरेंस दिखाया हुआ होगा। मैच भी एक बार कर लेते हैं, फिगर्स जो है एक बार मैच कर लेते हैं। सर ये था 72,000, एड बैक कर रहे हैं 144, ये एड बैक करके 1387 680 तो आ ही गया। देन प्लस 40,000 प्लस 8,000, ठीक है, माइनस 2 लाख और माइनस 44,000, तो ठीक है 1191 680 आ रहा है। तो ये 48,000 कुछ भी नहीं, इन दोनों का एडिशन करके गलती से लिख दिया। बस आप ये प्लस माइनस करेंगे तो आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी। और लास्ट में नेट इंक्रीज और कैश एंड कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कैलकुलेट होके आएगा, कुछ भी नहीं। नेट इंक्रीज, एक सेकेंड, कहानी क्या है? कैश आपके पास नील है, अच्छा ठीक है, नील है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो था वो 4,000 था सर। तो ये कुछ कहानी ऐसी ही चल रही है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज चल रहा है 4,000 नेगेटिव, इसमें ऐड करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 0 कैलकुलेट होके आएगा। तो ये थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो गई है, बाकी क्वेश्चन सिंपल था। इस तरीके के कैश फ्लो के स्टेटमेंट आप काफी इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट्स में भी पढ़ लेते हो, एफएम के अंदर भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसके भी दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए जो है वो आपको गिवन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और पार्ट बी जो गिवन है वो गिवन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4A, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ महाराज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 और 25। आपके पास यहाँ पे काफी सारा डेटा गिवन है और लास्ट में कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के स्टडी करो फाइनेंशियल पोजीशन। सर कुछ नहीं होता, आपको जस्ट डिफरेंस निकालना होता है, और वो डिफरेंस कितना परसेंट है वो शो करना होता है। तो एक बार सॉल्यूशन की तरफ नजर डालें। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन ही कॉपी करना है। करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस 23,600 से केवल 2,000 रुपए रह गया। कैश एंड बैंक बैलेंस 23,600 से 2,000 रह गया। सर डिफरेंस कितना है? 23,600 माइनस 2,000, 21,600 कम हो गया। तो ये 21,600 23,600 का कितना परसेंट है? बस ये शो करना होता है, दैट इज 91.5%। कम हुआ है तो माइनस में। सिमिलरली डेटर्स आपका 41,800 से 38,000 हो गया, 41,800 से 38,000 हो गया। डिफरेंस कितना है? कम हुआ है 3,800, और ये 3,800 41,800 का 9.1% है, डिक्रीज हुआ इस वजह से माइनस लिख दिया। इन्वेंट्री आपकी 32,000 से 26,000 हो गई, 6,000 रुपए का डिक्रीज, और 6,000 32,000 का 18.8% होता है, डिक्रीज हुआ इस वजह से माइनस लिख दिया। अदर करंट एसेट आपका 6,400 से 2,600 हो गया, तो ये डिक्रीज हुआ है 3,800 का, जो कि 59.4% का डिक्रीज है। ये जस्ट टोटल है कि 1,03,800 से 68,600 हो गया, तो 35,200 का डिक्रीज, और ये 33.9% को इंडिकेट करता है। इसके बाद आपके पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, और फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 54,000 से 34,000, मतलब 20,000 का डिक्रीज हुआ, और 20,000 54,000 का 37% है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 62,000 से 157,200 हो गया, इंक्रीज हुआ है 95,200 का, और 95,200 62,000 का 153.5% है, इंक्रीज हुआ इस वजह से प्लस साइन यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आपका फर्नीचर 5800 से 9600 हो गया, तो दैट इज 3800 का इंक्रीज है 5800 पे, तो दैट इज 65.5% इंक्रीज। ये टोटल है इसका 121,800 से 2,08,000 हो गया, 79,000 का इंक्रीज है, तो 64.9% का टोटल आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका 9200 से 11,800 हो गया, तो 2600 रुपए का ये इंक्रीज है, और 2600 9200 का 28.3% होता है। ये टोटल एसेट्स है, ये टोटल एसेट्स है, ए बी और सी का टोटल है। 234,800 से 281,200 हो गया, जो कि 46,400 इंक्रीज है, तो दैट विल इंडिकेट 19.8%। इसके बाद करंट लाइबिलिटी आपके पास गिवन है 52,400 से 25,400, दैट इज डिक्रीज हुआ है 27,000 का, और 27,000 52,400 का 51.5% है। तो सर सिंपल मैं कहूं तो इसको कॉपी पेस्ट करना ही होता है, और केवल फिगर इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है वो परसेंटेज टर्म में भी शो करनी है। 40,000 से 65,000 मतलब 25,000 का इंक्रीज हुआ है, और 25,000 40,000 का 62.5% होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 से 1,20,000 हो गया, 40,000 का इंक्रीज, दैट इज 50% इंक्रीज। फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस आपका 62,400 से 70,800 हो गया, तो 8,400 का इंक्रीज है, जो कि 62,400 का 13.5% है। और एफ इज नथिंग, इसका टोटल है 142,400 से 198,800 हो गया, तो 48,400 का इंक्रीज है ऑनर्स इक्विटी में, दैट विल इंडिकेट 34%। और जो हमने यहाँ पे बोला है बस उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, एक तरीके से एनालाइज करके लिख देना है। जैसे आप कहोगे करंट एसेट बढ़ गई 35,200 से, करंट लाइबिलिटी आपकी कम हो गई 27,000 से, परसेंटेज टर्म में भी शो कर दिया कि करंट लाइबिलिटी जो है, करंट रेशियो जो है वो करंट एसेट डिक्रीज हो गई 33.9% से, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई 51.5% से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कैश एंड बैंक जो है वो डिक्रीज हो गया 91.5% से, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो इंक्रीज हो गए 62.5% से, ऑनर्स इक्विटी आपका बढ़ गया 34% से, फिक्स्ड एसेट आपकी इंक्रीज हो गई है 79,000 से, जो कि 64.9% है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का मेजर रोल है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपका 95,200 बढ़ गया, दैट इज 153.5% बढ़ गया। तो जो चीज ऊपर आपने देखी है उसी चीज को नीचे एक तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख देना है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो इसके साथ में भी एक इजी सा क्वेश्चन अटैच कर दिया, बट इसके आंसर में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप ठीक कर लेना। The following is the capital structure of ABC Limited as on 31st December 2024. सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर है 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 इज 5 लाख के, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज 2 लाख के, और 12% डिवेंचर्स है 3 लाख के, टोटल 10 लाख। मार्केट प्राइस आपको शेयर का बता दिया 110, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 बता दिया 10 रुपए पर शेयर, और डिविडेंड का ग्रोथ रेट 6%। पहली बात तो इफ द कंपनी इज इन द 40% टैक्स ब्रैकेट, बट अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसके आंसर में 40% नहीं, 2 बार आंसर करना, तो दोनों जगह 50% अप्लाई किया है। तो आंसर में करेक्शन करने की बजाय मैं कहूंगा आप क्वेश्चन में चेंज कर लो कि सर इसको 40 की बजाय 50% कर लो, तो आपका इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो आंसर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है। हालांकि देखो मार्केट वैल्यू को लेकर यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि हमें मार्केट वैल्यू मेथड अप्लाई करना है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिखा है। तो आप अगर इस तरीके से करके आते हो तो लिख देना वी हैव अज्यूम की मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। सर इक्विटी शेयर की मैं बात करूं तो पहले पॉइंट पे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू की आप बात कर रहे हो तो 5,000 शेयर 110 के हिसाब से 5.5 लाख के हो गए। बाकी किसी का मार्केट प्राइस है नहीं तो कॉपी कर लो 2 लाख और 3 लाख, तो टोटल वैल्यू होगी 10.5 लाख। वेट निकाल लो 5,50,000 डिवाइड बाई 10,50,000, 2 लाख डिवाइड बाई 10,50,000, 3 लाख डिवाइड बाई 10,50,000। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लो, D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। D1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 10, P0 110 प्लस ग्रोथ रेट 6%, सर ये 15.09% आ जाएगा, ये 15.09% आ गया। प्रेफरेंस शेयर पे तो कोई कुछ भी एप्लीकेबल है नहीं, तो 10% ही रह जाएगा। डिबेंचर का रेट 12% है, अगर मैं 40% अप्लाई करता तो ये आता 7.2%, बट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6%, मतलब इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में 40% जरूर लिखा,
बट आंसर में 50% टैक्स रेट अप्लाई किया, तो क्वेश्चन में 50% कर लो, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन की पहली डिमांड थी। फिर कहते हैं अज्यूम करो दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू बोरो ए फंड ऑफ ₹5 लाख एट द 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी एक्सपेंशन करेगी, 5 लाख रुपए बोरो करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14% का। तो बताओ रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, जो पहले डिविडेंड ₹10 का था वो ₹12 हो जाएगा, और जो मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 110 था वो 105 हो जाएगा। तो सर ठीक है, सबसे पहले तो 5000 इंटू 105 हो जाएगा, 5,25,000 रुपए आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 एज इट इज, ये 3 लाख एज इट इज, और आपने एक ऐड कर लेना है 14% की बोरोइंग 5 लाख की। टोटल हो गया 1525, 525 माइनस 1525, 2 लाख डिवाइड बाई 1525, 3 लाख डिवाइड बाई 1525, 5 लाख डिवाइड बाई 1525। इक्विटी शेयर कैपिटल में डिविडेंड भी चेंज हो गया, प्राइस भी चेंज हो गया, तो आपको नया के निकालना है। D1 हो गया 12 रुपए, P0 हो गया 105, ग्रोथ में कोई चेंज नहीं है तो 6% ही रखना है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी, 12 रुपए तो ठीक है, 115 लिखा है, 105 होगा। हालांकि ये कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, 17.43% ही आएगा। ये 10% ही रहेगा। 50% का टैक्स रेट अप्लाई करना है तो 14% जो है, 50% टैक्स रेट अप्लाई करोगे तो 7% आ जाएगा। इसी वजह से मैंने बोला कि क्वेश्चन में 50% कर लो ताकि आपका आंसर ठीक हो जाए, अदरवाइज आपको हर जगह चेंज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करा हुआ है, उसमें भी 50% का ही टैक्स रेट था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करोगे तो सर क्वेश्चन नंबर 5 इज टोटली डेडिकेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग। 2 क्वेश्चन गिवन है 7-7 नंबर के, और आपको ये दोनों ही क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग के चैप्टर में से देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, इलेक्ट्रोमेटिक एक्सीलर्स लिमिटेड specialize in the manufacture of novel transistors. They have recently developed technology to design a new radio transistor capable of being used as an emergency lamp also. They are quite confident of selling all the 8,000 units that they would be making in a year. एक साल में 8,000 यूनिट बनाएंगे, किस रेट पे बेचेंगे वो नहीं बताया, लेकिन बेच लेंगे। The capital equipment that would be required will cost ₹25 lakh. Initial cash outflow पता लग गया 25 लाख रुपए का, and will have an economic life है 4 साल की, और significant salvage value है नहीं। तो सर 25 लाख रुपए को अगर 4 साल से डिवाइड करूं, 6,25,000 रुपए का आपका हर साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। During each of the first 4 years, promotional expenses are planned as under advertisement or others. तो अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, मतलब हर साल 1.5 लाख रुपए का ही आपका खर्चा है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस 250 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 8,000 यूनिट्स के लिए। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी आपकी 75,000 रुपए पर ईयर, ठीक है। द कंपनीज प्रॉफिट गोल्स कॉल फॉर ए डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15% आफ्टर टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू प्रोडक्ट। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% का, इनकम टैक्स रेट ऑन एवरेज वर्क्स आउट टू 40% का टैक्स रेट। यू कैन एज्यूम दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी यूज फॉर टैक्स एंड रिपोर्टिंग। नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी हम अप्लाई कर लेते हैं। एसेस द, यहाँ पे देखो क्वेश्चन की डिमांड कुछ अलग है, कहते हैं एसेस द इनिशियल सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट मे बी फिक्स्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो 15% का रेट ऑफ रिटर्न है बस हमें ये चाहिए, तो कहते हैं बताओ सेलिंग प्राइस क्या रखो। तो एनपीवी 0 कंसिडर करना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 रिसीव्ड और पेड इन ए स्टडी स्ट्रीम थ्रू आउट 4 साल का 15% पे फैक्टर आपको दे दिया 3.0079। तो सर सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप अगर सेल्स की बात करते हो तो आप सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस एक्स एज्यूम कर दो। तो आपकी सेल कितनी होगी 8,000 यूनिट एक्स सेलिंग प्राइस, तो 8,000 एक्स विल बी योर सेल्स वैल्यू। माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट 250 इंटू 8,000, सर 20 लाख रुपए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 8,000 एक्स माइनस 20 लाख। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख रुपए एक है, 75,000 रुपए एक है, 1,50,000 एक, 75,000 एक, और डेप्रीशिएशन तो 6,25,000 आई जाएगा। 25 लाख की कॉस्ट है, 4 साल की लाइफ है,
6,25,000 डेप्रिशिएशन। तो इसको किया सॉल्व तो ये 8,000 x माइनस 28,50,000 आ गया, जिसपे टैक्स का रेट 40% अप्लाई करोगे तो ये टैक्स लग जाएगा माइनस 3200 x माइनस 1140। तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4800 x माइनस 17,10,000। इसमें डेप्रिशिएशन एड बैक करोगे तो इट विल बी 4800 x माइनस 10,85,000। 15% का आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जिसकी फैक्टर है 3.0079। ठीक है, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर लो, एनुअल कैश इनफ्लो जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो 3.0079 एंड दैट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज 25 लाख। इसको सॉल्व किया तो एक्स आ गया 399.19, जिसको राउंड ऑफ में आप 400 रुपए भी बोल सकते हैं, मतलब 399 रुपए का सेलिंग प्राइस अप्रोक्स आ रहा है। तो अगर इस तरीके से सेलिंग प्राइस मिसिंग हो तो स्टेटमेंट को नॉर्मल रखो, बट सेलिंग प्राइस जो है बस उसको एक्स कंसिडर करके आगे से आगे चलते रहो। और एनपीवी आपको 0 कंसिडर करना है, या मैं कहूं तो सिंपल सी बात है, एनुअल कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो बना दो। बात एक ही है सर, एनपीवी 0 रखूं या मैं कहूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनपीवी अपने आप ही 0 हो गया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखते हो, पार्ट बी की तरफ, तो अगेन गिवन फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग, मॉडर्न एंटरप्राइज लिमिटेड is considering the purchase of a new computer system for its research and development division। कॉस्ट होगी 35 लाख रुपए, इनिशियल कैश आउटफ्लो पता लग रहा है फिलहाल 35 लाख। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन आर 7 लाख रुपए पर एनम मेंटेनेंस कॉस्ट है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द सिस्टम 6 साल की इसकी लाइफ होगी, जिसके एंड में स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 लाख रुपए। द टेंजिबल बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम in the form of reduction in design and draftsmanship cost would be 12 लाख रुपए। सर आपको बेनिफिट होगा 12 लाख रुपए पर एनम का। The disposal of used drawing office equipment and furniture initially is anticipated 9 लाख। आपके पास कुछ ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर वगैरह उसको आप इनिशियली स्टार्टिंग में डिस्पोज कर दोगे तो 35 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी, तो ये 9 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आपकी नेट कॉस्ट स्टार्टिंग में 26 लाख रुपए होने वाली है। एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन R&D the proposal would attract a 100% write off for tax purpose। सर 100% आपको राइट ऑफ कर देना है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही साल में। The gains arising from disposal of used asset may be considered tax free। टैक्स का रेट 35%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। After appropriate analysis of cash flow, advise the company of the financial viability of the proposal, ignore tax on salvage value। सर ठीक है, स्टार्टिंग में आपका 26 लाख रुपए का इनिशियल कैश आउटफ्लो होने वाला है, 35 लाख रुपए की कॉस्ट है, 9 लाख रुपए आ जाएंगे तो 26 लाख रुपए आपका आउटफ्लो होगा। 12 लाख रुपए आपकी हर साल सेविंग होगी, 7 लाख रुपए मेंटेनेंस की कॉस्ट है, तो नेट आ गया 5। डेप्रिशिएशन का इंपैक्ट इन्होंने अलग से लिया है, ठीक है, तो टैक्स सीधा सीधा माइनस कर दिया, इसमें से 35%, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 3.25। डेप्रिशिएशन माइनस नहीं किया तो एड बैक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसी पे 12% के 6 साल के फैक्टर अप्लाई कर दिए 4.111, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेविंग आ गई 13.36। इसमें अभी हमने ना तो साल्वेज वैल्यू टर्मिनल ली है, ना ही हमने टैक्स सेविंग कंसीडर की है। टैक्स सेविंग की अगर मैं बात करूं तो 35 लाख रुपए पूरा का पूरा राइट ऑफ करोगे, जिसपे 35% आपकी टैक्स सेविंग होगी 12.25 लाख। फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर दोगे तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर अप्लाई होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.93। लास्ट में 1 लाख रुपए साल्वेज वैल्यू आपको मिलेगी, तो उस पर लास्ट ईयर 6th ईयर का फैक्टर अप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई ये। सबको ऐड कर लो, 13.36 प्लस 9.93 प्लस 0.507, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, जिसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो 26 लाख माइनस करोगे तो सर नेगेटिव फिगर आ रही है। नेगेटिव फिगर आ रही है तो आपको प्रपोजल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन डिफर कर सकती है आपकी हल्की फुल्की डेप्रिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फाइनल आंसर जो है दैट शुड बी सेम। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और पार्ट बी में आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पार्ट ए देख लेते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। सर सेल है 14,40,000 की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन ऑफ 1,20,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 लाख है,
लेकिन हम तो कैश कॉस्ट बेसिस नॉर्मली अप्लाई करते हैं, तो 12 लाख में से 1,20,000 माइनस होके हमारे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो होगी 10,80,000। मटेरियल की परचेज है 7,05,000, मंथली एक्सपेंस है 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके। इन्वेंट्री नॉर्म्स की बात करें तो रॉ मटेरियल आपने 2 महीने का, वर्क इन प्रोग्रेस 15 दिन का और फिनिश्ड गुड्स 1 महीने का मेंटेन करना है। द फर्म एंजॉय क्रेडिट ऑफ 15 डेज ऑन इट्स परचेज। परचेज हम क्रेडिट परचेज रखते हैं 15 दिन का। अलाउ 1 मंथ क्रेडिट ऑन इट्स सप्लाईज, हम जो सेल करते हैं 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 15,000 ऑन सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर पे 15,000 रुपए एडवांस में लेके बैठे हो तो सर दैट विल बी योर करंट लाइबिलिटी। यू मे एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड द मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो 10,000। तो सर ठीक है, सबसे पहले तो मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए आप लिख लो। सबसे पहले तो कैश लिख लिया 10,000 रुपए का। इसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 महीने का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लो। सर ओपनिंग स्टॉक है 1,40,000 प्लस परचेजेस है 7,05,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000, तो 7,20,000 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका 7,20,000 रुपए का। 7,20,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 महीने का रखोगे तो 1,20,000 रुपए आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। 1,20,000 रुपए आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। इसके बाद WIP स्टॉक की बात करें तो 15 दिन। तो सर WIP स्टॉक की मैं बात करूं तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिक कर सकता हूँ 10,80,000। 10,80,000 है 12 महीने का, तो 15 दिन का कितना होगा? तो सर 15 दिन का ये 45,000 रुपए आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। हालांकि इस पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी अप्लाई करा जा सकता था, बट एज सच यहाँ पे कोई एप्लीकेशन किया है नहीं। हालांकि इस पे होना चाहिए था डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि ये WIP है तो मटेरियल पे 100% और बाकी खर्चों पे 50% होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज को देख लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिनिश्ड गुड्स 1 महीने का, तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है मेरे पास 10,80,000 डिवाइडेड बाई 12, 1 महीने का आ जाएगा 90,000 का। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा 90,000 रुपए का। क्रेडिट परचेजेस रहेगी 15 दिन की, परचेज की है 7,05,000, 7,05,000 है 12 महीने का, तो 15 दिन का आ जाएगा आपका ये 29375 करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आ जाएगा। 1 महीने का डेटर्स आपको लिखना है, तो कैश कॉस्ट पे लिखोगे 10,80,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ए, तो 90,000 रुपए आपके डेटर्स आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स के बेसिस पे। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा था 15,000 रुपए एडवांस लेके बैठे हो, करंट लाइबिलिटी में 15,000 रुपए लिख दो। अकॉर्डिंगली आपको आपका नेट वर्किंग कैपिटल पता लग जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट गिवन है, सर ये क्वेश्चन आधा अधूरा गिवन है। ये क्वेश्चन जो है ये पूरा नहीं गिवन है। सर कैसे? XYZ कॉर्पोरेशन जिसकी करंट सेल्स जो है वो 6 लाख रुपए पर एनम है। सर बिल्कुल ठीक है, एग्री की करंट सेल्स मेरी 6 लाख रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज, सर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, ओके है। wants to pursue a more liberal policy to improve sales, हम पॉलिसी को लिबरल करना चाह रहे हैं, क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाह रहे हैं। A study made by my management consultant revealed the following information. सेलिंग प्राइस है 3 रुपए का। सर सेलिंग प्राइस 3 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख यूनिट अगर आप बेच रहे हो 3 रुपए का है, तो ये 2 लाख यूनिट आप सेल आउट कर रहे हो। तो एवरेज कॉस्ट है 2.25 रुपए, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है। तो सर 2 लाख यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है, तो 4 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। और 25 पैसा अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 2 लाख इंटू 25 पैसा 50,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, कि 4.5 लाख रुपए आ गया आपका। बेडेट्स आपका 1%, तो 6 लाख की सेल का 1% 6,000 रुपए आपका बेडेट्स में चला गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 144 आ गया। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 20% का रहेगा। तो सिंपल आपकी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख थी, फिक्स कॉस्ट 50,000, तो टोटल कॉस्ट होगी 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 महीने। सर 12 महीने, हाँ ठीक है, 360 दिन लेने, तो डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% का, तो सर ये आ जाएगा 7,500। कोई दिक्कत नहीं थी,
प्रेजेंट के डेटा में। प्रेजेंट के डेटा में कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द अबव पॉलिसीज वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन। तो क्वेश्चन हमें पॉलिसीज तो बताना ही भूल गए। आंसर में इन्होंने यहाँ पे चार चार पॉलिसी अप्लाई कर दी है ए बी सी डी, बट क्वेश्चन में ये पॉलिसी बताना भूल गए कि पॉलिसी ए है, बी है, सी है, डी है। उसमें कितनी कितनी तो सेल्स है, कितना कितना उसमें बेड डेट्स है। तो ये क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, ये क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, ये क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको ये पॉलिसी नहीं गिवन है कि सर पॉलिसी ए बी सी डी कितने कितने टाइम प्रोवाइड कराओगे, कितने कितने आप सेल आउट करोगे, क्या आपके बेड डेट्स होंगे। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया जाएगा आप सॉल्यूशन कैसे बना सकते। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंपल सी मैं बात करूं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपने क्लासेस में तो करे हुए हैं, साथ में मैराथन में भी मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया हुआ। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में से देखने को मिल जाता है और पार्ट बी आपको लेवरेज के टॉपिक में से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7A, अल्फा लिमिटेड विद नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी 3 लाख रुपए गिवन है, इज अटेम्प्टिंग टू इवेल्युएट ए नंबर ऑफ पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे पास 5 कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, उनको इवेल्युएट करना है। विच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विल यू रिकमेंडेड बाई। सर सिंपल सी बात है, जहां पे बिजनेस की वैल्यू ज्यादा हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, हम उसी को सजेस्ट करते हैं। आपके पास 5 कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें डेट गिवन है और कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है। सिंपल सी बात है, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा, 5 लाख का 11% 55,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा, 6 लाख का 12% 72,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे 98,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है। तो सिंपल सी बात है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, डिवाइड बाई के ई करके एड बैक करोगे डेट, आपको बिजनेस की वैल्यू पता लग जाएगी। सॉल्यूशंस पे अगर मैं आता हूं इसके, तो सर ईबीआईटी तो 3 लाख की है, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट जो मैंने कैलकुलेट किया 30, 40, 55, 72 और 98,000। आप पहुंच जाओगे अपना नेट इनकम पे। नेट इनकम को डिवाइड करोगे के ई 12, 12.5, 13.5, 15 और 18% से, तो आपको मिलेगा आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड करोगे वैल्यू ऑफ डेट, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, तो आप पहुंच जाओगे अपने बिजनेस की वैल्यू पे। और अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है तो सिंपल 3 ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फॉर्म 3 लाख डिवाइड बाई 25 लाख 50,000, 3 लाख डिवाइड बाई 24 लाख 80,000, 3 लाख डिवाइड बाई 23 14 815, 3 लाख डिवाइड बाई 21 लाख 20,000, 3 लाख डिवाइड बाई 18 लाख 22,222। तो आप देखोगे आपके बिजनेस की वैल्यू सबसे ज्यादा 25,50,000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम ये है। तो आपको पहला ही ऑप्शन जहां पे डेट 3 लाख रुपए है वो अडॉप्ट कर लेना है। और इसके साथ जो पार्ट बी अटैच है दैट इज गिवन फ्रॉम लेवरेज। इजी क्वेश्चन है अगेन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज अंडर सिचुएशन ए बी एंड सी एंड फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3। 3 सिचुएशन है, 3 फाइनेंशियल प्लान है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड, कंपनी का नाम है ये। तो also find out the combination of operating and financial leverage, मतलब combined leverage which give the highest value and least। और आपको बताना है combined value कहां पे सबसे ज्यादा और कहां पे सबसे कम है। सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1200 यूनिट है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन आप केवल 800 यूनिट का करोगे। सेलिंग प्राइस 15 रुपए का, तो 15 इंटू 800 12,000 रुपए आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। 12,000 रुपए आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी तीनों ही सिचुएशन ए बी सी में। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, तो 800 इंटू 10 8,000 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे बीच में कंट्रीब्यूशन लिखा नहीं है, लिखा जाना चाहिए कंट्रीब्यूशन 4,000, 4,000 और 4,000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो 3 सिचुएशन है फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर एबीसी, जिसमें 1,000, 2,000, 3,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 4,000 माइनस 1,000 3,000, 4,000 माइनस 2,000 2,000, 4,000 माइनस 3,000 1,000। ऑपरेटिंग लेवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 4,000 अपॉन में 3,000, 4,000 अपॉन में 2,000 और 4,000 अपॉन में 1,000। अब फाइनेंशियल प्लान को लेकर 3 सिचुएशन है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सर सिचुएशन ए की अगर मैं बात करूं
जिसमें आपका EBIT 3,000 रुपये आया, 3,000 रुपये EBIT ले लिया। माइनस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्लान 1 में 5,000 का डेट है जिसपे 12% के हिसाब से 600 रुपये आपको इंटरेस्ट देना है। सेकंड प्लान में आपको 2,500 रुपये का 12%, 300 रुपये का इंटरेस्ट देना है। और थर्ड में सिचुएशन में आपको 7,500 का 12%, 900 रुपये इंटरेस्ट देना है। तो दैट विल बी योर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, या यू कैन से अर्निंग बिफोर टैक्स। तो सर 3,000 डिवाइड बाई 20, 400, 1.25 के ऊपर ही लिखे जाने चाहिए थे आंसर यहाँ पे। 3,000 डिवाइड बाई 2,700 और 3,000 डिवाइड बाई 2,100, तो ये यहाँ की बजाय ऊपर लिखे जाने चाहिए। सिचुएशन बी में जाओगे तो सिचुएशन बी का EBIT पिक कर लो। सर सिचुएशन बी का EBIT था हमारा 2,000 रुपए का, 2,000, ये 2,000 ले लो और इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो 600, 300 और 900, तो आपका EBIT यहाँ पे भी पता लग गया। तो सर बस 2,000 डिवाइड बाई 1,400, 2,000 डिवाइड बाई 1,700, 2,000 डिवाइड बाई 1,100। सिमिलरली थर्ड केस में आपका EBIT पिक कर लो 1,000 और इंटरेस्ट माइनस कर दो 600, 300 और 900, तो आपको EBIT पता चल गया 400, 700 और 100। और फिर से फाइनेंशियल एवरेज निकाल लो 1,000 डिवाइड बाई 400, 1,000 डिवाइड बाई 700, 1,000 डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन है का कंबाइंड भी निकाल देना, तो कंबाइंड यहाँ पे निकाल दिया कि फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3 और ये है आपका ABC सिचुएशन। तो सबसे पहले सिचुएशन ए जो है वो आप पिक कर लो। सर सिचुएशन ए में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा 1.33 और 1.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, 1.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.43 से और 1.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लान सी के लिए 2.5 से। तो आपको प्लान ए में सिचुएशन ए 1 और 2 और 3 का कंबाइंड लेवरेज पता चल जाए। सिमिलरली आप प्लान बी का ऑपरेटिंग लेवरेज पिक करोगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से, मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से, तो 1.25, 1.11 और 1.43 से। तो ये तो सिचुएशन ए का हो गया। 2 के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 1.43, 1.18 और 1.82 से, तो आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। और सी जो है दैट इज 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लान के लिए 2.5, 1.43 और 10 से, तो आपको आपका ये कंबाइंड लेवरेज पता चल जाए। क्वेश्चन ने हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू बोला था, तो हाईएस्ट वैल्यू है सी में थर्ड प्लान और लीस्ट वैल्यू है ए में फर्स्ट प्लान, नहीं ए में फर्स्ट नहीं, इससे भी कम है, ए में सेकंड प्लान। बस ये बताना था आपको। और अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जैसा कि हमें पता है सर क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल रहता है, जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पीडीए में से देखने को मिलते हैं। इंटरप्रेट द वेरियस टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। सर फाइनेंस एंड कॉस्टिंग में जो डेटा यूज किया जाता है उसका टाइप नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो डिटेल में। और अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स बताने हैं। स्टेप 1 रहेगा रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड स्टेप रहेगा फिक्स स्ट्रक्चरल एरर्स। थर्ड स्टेप आपका रहेगा फिल्टर अनवांटेड आउटलायर्स। फोर्थ स्टेप आपका रहेगा हैंडल मिसिंग डेटा। और फिफ्थ स्टेप आपका रहेगा वैलिडेशन एंड क्यूए। तो इस तरीके से ये एफएमबीडीए का मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया सेट 2। सिंपल मैं कहूं गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। कोशिश करो प्रैक्टिकल ऐसा कुछ ना हो जो अपने को ना आता हो। तो सर हम इजीली क्वेश्चन नंबर 2 और 8 जो थ्योरेटिकल है वो स्किप कर सकते हैं, और एमसीक्यू के लिए हम अलग से एमसीक्यू बैंक जो है वो इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज किया है वो कर सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यू बैंक का वीडियो नहीं देखा है अभी तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए। एफएमबीडीए की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको एमसीक्यू बैंक जो है एफएमबीडीए का वो देखने को मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि काफी सारा रेलिवेंट कंटेंट जो है वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, उसका बेनिफिट लो। और हर बारी हम एग्जाम से पहले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट लाइक सजेस्टेड आंसर हो गए, एमक्यूपी के सॉल्यूशंस हो गए, एमसीक्यू बैंक हो गया, मैराथन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूल। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड हाँ, जैसे ही आपका पेपर होगा वैसे ही मैं आपके लिए एफएमबीडीए के सजेस्टेड आंसर एज सुन एज पॉसिबल लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।